सुप्रभात। और इस सुबह के साथ साथ हम लोग बात करेंगे आज जो विज्ञापन आपका कल आपने देखा यूपीपीसीएस 2024 का विज्ञापन, इस फॉर्म भरने में इसको क्या त्रुटियां आ रही, कुछ बच्चों ने करेक्ट किया कि सही से हम फॉर्म नहीं भर पा रहे या कुछ समस्या ओटीआर को लेकर भी आ रही है, उन सब को बात करेंगे। लेकिन साथ साथ इससे पहले भी हम लोग पूरी योग्यता पे जान करेंगे और क्या सिर्फ सीटें 220 ही रहेंगी। लगातार बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर अब क्या होगा, उन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहले तो जो डेट है वो आपके सामने क्लियर है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1/1/2024 है। ये आपका विस्तृत विज्ञापन भी है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 29 जनवरी 2024 है। बाकी सब इसमें दिया हुआ है कि कब संशोधन की तिथि 9 और अंतिम तिथि 2। अब ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ये यानी ओटीआर की प्रक्रिया कंपलसरी है। ओटीआर नंबर के बिना ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जाना संभव नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले आपको अपना ओटीआर कर लेना। जिन लोगों ने कर रखा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए ओटीआर मस्ट है ना। विदाउट ओटीआर वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वो ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट otr.परीक्षा.nic इनसे ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप ओटीआर नंबर नहीं ले पा रहे हैं तो आपका फिर मुश्किल है कि आप इस फॉर्म को भर पाएँ। तो आप निश्चित रूप से अपना ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें, है ना। अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे और इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक तो ये बात है कि हर बार कुछ बच्चों के फॉर्म निरस्त इसलिए होते हैं क्योंकि फॉर्म भरने में कुछ गलतियां होती हैं। तो प्लीज़ उन गलतियों को मत करें। अपूर्ण आपका फॉर्म हो तो बाद में आप कितना भी पत्राचार करिए, ये कुछ भी संभव नहीं है कि आपका फॉर्म सही हो पाए। इसलिए फॉर्म भरते समय पूर्ण सावधानी बरतिए। किसी भी स्तर पर है ना, अगर ये पाया गया, ये कोई तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छुपाई गई है या अथवा गलत भरी गई है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा आगामी परीक्षाओं और चयनों से उसे डिबार किए जाने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसी कोई है ना अनर्गल सूचना आप मत भरें उसमें जो आपके पास नहीं हो। दूसरा, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा ओटीआर, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता के लिए संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी रखें भविष्य में, ताकि अगर आप कुछ हो तो आपके पास रहनी चाहिए। अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। यानी जो प्री का आप फॉर्म भर रहे हैं उसके अभिलेख या डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आपको आयोग को नहीं भेजनी है, वो अपने पास आप निकाल के रख लें, उसको कोई दिक्कत नहीं। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आप जो कुछ भी पीटी में लगाते हैं, लिखते हैं कि ये मेरे पास डिग्री वो डिग्री है, वो जो मेंस का फॉर्म आता है या अन्य जब आयोग आपसे मांगता है इंटरव्यू के समय, वो आपको अलग से संलग्न कर कर भेजनी होगी और इसके लिए आयोग आपको सूचित भी करेगा। तो ये तो रही आपके लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट चरण है। अब ओटीआर के साथ आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं निर्देश एसएमएस द्वारा ईमेल प्रेषित किए जाएंगे। तो आपकी एक ईमेल आईडी और आपका जो फ़ोन नंबर होना चाहिए। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए क्या सूचनाएं हैं वो देख लीजिए। मेन बात क्या है, कैसे आपको करना। आपने बहुत से लोगों ने कर रखा है तो यूजर इंटरफेस, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई। तो ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित दिशा निर्देश दिए गए इंटरफेस में आप एडवर्टीजमेंट में क्लिक करेंगे तो पूरा विज्ञापन आपको मिल जाएगा और कैसे आपको अप्लाई करना है ना। अप्लाई क्लिक करने पर आप, अगर आपके पास देखिए पहले से ओटीआर है, इसी देखिए लिखा हुआ है, आपको आएगा ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर पर क्लिक करने के हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को यस अथवा नो पर क्लिक करना होगा। अगर ओटीआर आपके पास है नंबर तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के पश्चात गो का बटन क्लिक होगा और इंटर योर ओटीपी नंबर, आपको अपना ओटीपी नंबर उस पर डालना होगा। ओटीआर नंबर डालना होगा और ओटीआर नंबर भरकर प्रोसीड बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर टू आ जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। इस तरह की पूरी जानकारी ओटीपी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आ जाएगी अथवा आप ओटीआर पासवर्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी की जितनी भी सूचनाएं होंगी
वो अपने आप ही उसमें जो आपने OTR भरी दिखने लगेंगे। अभ्यर्थी केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी, बाकी कुछ नहीं भरना होगा। आपने OTR भर रखा तो फिर आपको कुछ भरना ही नहीं होगा। नो पर टिक करने के पश्चात गो का बटन क्लिक पर आता है और आपको फिर से OTR नंबर पर जनरेट करना होगा। पूरी प्रक्रिया है। और प्रथम चरण की जब स्पिन है ना, OTR हो गया पूरा। OTR के बाद फीस के सम्मुख आप आएंगे तो फीस आपको क्लिक करनी होगी। नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या अदर पेमेंट जिसके माध्यम से भी आप करते हैं। OTR नंबर भरने के उपरांत इसका प्रिंटर आइकॉन क्लिक करेंगे। फिर पूरी प्रक्रिया होने के बाद आप इसको क्लिक करके अपना फॉर्म रख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगी तो उसको सुरक्षित कर लेंगे। एक बात, OTR में आप वही जानकारी भरेंगे जो आपके पास अभी है। मान लीजिए किसी ने कोई जानकारी OTR 2023 में किया था और अभी कुछ उसके पास एक्स्ट्रा डिग्री आ गई है, तो OTR में आप संशोधन कर लीजिए और उसमें आप वो जानकारी जो भी डिग्री आपने की है उसको फिलफिल कर दीजिए। एक बात और याद रखिए कि प्री, जैसे आज विज्ञापन आ गया है 1 जनवरी 2024 को, है ना, तो प्री के समय तक जितनी डिग्री आपके पास है उतनी ही डिग्री आयोग मानता है। उसके बाद की भी डिग्री आपकी आयोग नहीं मानता है। तो प्लीज़ जो कुछ भी आपके पास है, BSc, MSc, नेट, BEd, व्हाटएवर जो भी आपने डिग्री की हुई है वो सभी आप OTR के समय भर दें उन पे, है ना, क्योंकि वो आपके काम की है। प्री के बाद कोई भी डिग्री नहीं मानी जाती। प्री में कोई स्पेशल आपके पास BA में कोई सब्जेक्ट है, अगर वैसा कुछ मांगा गया है तो वो जरूर भर दीजिए। आवेदन शुल्क आप जानते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, हर बार का रहता है। अब क्या है, रिक्तियों की संख्या देख लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही था। तो अभी तक तो 220 से पहले बताया गया था। हालांकि उम्मीद थी कि बहुत अधिक पद आएंगे, लेकिन उम्मीदों पर कुठाराघात हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि मैंने पहले तो कम बताया था, बट एक वीडियो मैंने ज़रूर बताया कि संख्या बढ़ेगी। ऐसा नहीं हुआ तो भाई उसके लिए मैं आपके साथ जैसी जानकारी मिली मैंने शेयर किया। अब वो सत्य नहीं हो पा रही है तो उसके लिए मैं ज़रूर मन से आपसे क्षमा मांगने का प्रयास कर रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ कि आपसे गलती हुई है और जो सूचनाएं मिलती है वो आप लोगों को हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। लेकिन आप इस बात को मान के रखिए कि 220 किसी हाल में नहीं रहेगी, किसी हाल में 220 नहीं रहेगी। ये निश्चित रूप से आपकी संख्या बढ़ेगी। कभी कभी कोई न्यूज़ भाई जो आती है वो सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं, अन्य लोगों ने भी उस तरह बताया कि बहुत आएगा, बट वो नहीं हो पा रहा तो बात अलग है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि 220 आपकी सीट नहीं रहने वाली है। निश्चित रूप से इस संख्या में बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ोतरी होगी उसकी बात बाद में कर लेंगे। अभी आप ये मान के चलिए 220 का विज्ञापन है, ये प्लस जाएगा। कितना प्लस जाएगा ये आपके लिए देखने वाली बात है, ये बढ़ेगा जरूर। खैर, अब आपका, लेकिन हाँ, PT आपका 17 मार्च को ही है, इस बात को आप याद रखें। 17 मार्च को ही PT है अभी तक। तो प्लीज़ पढ़ाई के लिए उसी हिसाब से आप रहिए। रही बात एज की, अगर बात करें तो, और योग्यता की अगर हम लोग बात कर लें तो स्नातक आप चाहिए, है ना। बाकी जो विशेष योग्यता वाले उनकी बात अलग करेंगे। स्नातक अहर्ता है। और जो जिस कैटेगरी में है SC, ST, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस या जो भी EWS जो भी जिसमें है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, एक्स सर्विसमैन है, उन सबको उसी हिसाब से आरक्षण में एज में छूट मिलेगी और उनकी भर्तियों के हिसाब से पद भी है। दिव्यांगों के लिए अलग से है ना। तो ये पूरा आप देख लीजिए, इसमें पूरा बना हुआ कैसे क्या उम्र सीमा का लाभ भी उनको। हाँ, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो उनका जात प्रमाण पत्र बनेगा वो सिर्फ पिता पक्ष से बनेगा। याद रखें इस बात को ना। बहुत से लोग क्या होता है बाद में कन्फ्यूजन होते हैं, पति पक्ष से नहीं बनेगा। जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, इवन उनका जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो पिता पक्ष से ही बनेगा, है ना, फादर पक्ष से ही बनेगा। उस बात याद रखें। और बाकी तो इसमें आपने सब देख लिया क्या क्या ज़रूरत है ना। जो भी उसमें है वो आपको लिखित समय दिया हो उनका, है ना। जो आपात कमीशन प्राप्त, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें केवल आयु में ही छूट है ना, जो है वो मतलब पूरा इसमें। और शैक्षिक अर्हता आपको मालूम है कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विद द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए, है ना। यानी कि जो सिंपल ग्रेजुएट की पोस्ट है उसके लिए आप विज्ञापन की लास्ट तिथि यानी 29 जनवरी तक आप स्नातक होने चाहिए। अब रही बात जो स्पेशल कुछ पोस्ट है उसके लिए क्या क्या मांगा गया है, कुछ ऐसी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता वाले पद के लिए जो इसमें आए हैं। एक तो है उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी सेक्शन 2 सांख्यिकी शाखा अंतर्गत सांख्यिकी अधिकारी जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, उसके लिए क्या मांगा गया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से मैथ में या
गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में पीजी हो। यानी कि अगर आपके पास एमएससी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? जो आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, सांख्यिकी अधिकारी, या तो आप मैथ से हो या स्टैटिस्टिकल है ना से आप हो कृषि में, तो इसलिए वही लोग इसको भरें, बाकी लोग इसको नहीं भर सकते। नेक्स्ट है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2 है ना, तो जो मेजरमेंट वाला है इसके लिए एक तो किसी विश्वविद्यालय से आप में ये देखिए 3 चीज़ें हैं, अगर आपने ऐसा है तो आप भर सकते हैं। मतलब भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण, मतलब अगर आप सीधी सी बात समझिए, आपने अगर फिजिक्स में बीएससी किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी यूजी है मतलब उपाधि, तो भी भर सकते हैं। ये आप बहुत मतलब सीधी सी बात ये है कि अधिकांश लोग बीएससी वाले होते हैं, तो अगर फिजिक्स आपके पास है बीएससी में तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक राज संपत्ति विभाग की है। इस पोस्ट के लिए वही पात्र होंगे जिन्होंने किसी होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हो, है ना। अगर आप होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आप फिर नहीं, इस पोस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, याद रखें। और जो है इसके अलावा उपनिबंधक जो सबसे बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है, सब रजिस्ट्रार, है ना। दुनिया काम इधर उधर हो, रजिस्ट्री बंद नहीं होती है, तो अच्छी पोस्ट रहती है ये सब रजिस्ट्रार। तो इसके लिए वही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे जो लॉ स्नातक हो, यानी कि जिन्होंने एलएलबी कर रखा हो, वो इसके लिए पात्र है, बाकी लोग नहीं। एक और है सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा, इसके लिए भी हालांकि ये किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कला विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि, है ना। देखिए, या तो आप कला विज्ञान या वाणिज्य, है ना, कला विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि अगर आप पीजी हैं एमए एमएससी एमकॉम में तो भी आप इसको भर सकते हैं, या ये पीजी ना हो तो आप वस्त्र उद्योग में खाली आपने स्नातक किया हुआ हो यूजी तो कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में उन्हें इसके लिए विचार किया जाएगा, याद रखें इस बात की। और जो पॉइंट है वो सेम पॉइंट है जैसे भी हैं। अब जो शारीरिक मापदंड वाले पद हैं उनके लिए भी आप पहले से देख लें, बाद में भरने के समय फिर दिक्कत होती है। जैसे डिप्टी एसपी, डीवाईएसपी की अगर हम बात करें, पुलिस उपाधीक्षक पद की तो बात करें, तो इसके लिए क्या है कि जो केवल पुरुष अभ्यर्थी हो जो अनारक्षित हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, 165 मीटर, और उनका जो चेस्ट है सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। जो एससी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, बाकी 70 एंड 84। और जो महिला अभ्यर्थी हैं गर्ल्स हैं उनके लिए हाइट चाहिए 152। और एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनके लिए 147। और सभी श्रेणियों की महिला हाइट न्यूनतम वजन कितना है 40 किलोग्राम, मतलब जो गर्ल्स हैं उनके लिए कम से कम वजन कितना होना चाहिए 40 kg। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के लिए भी सेम यही प्रोसेस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वही हाइट मांगी गई है। बस महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट थोड़ी उसमें 152 थी और यहाँ पर 150 दी हुई है ना। और पुरुषों के लिए 165 है, लेकिन जो पुरुष गढ़वाल और कुआं मंडल के होंगे उनके लिए छूट है। अगर गढ़वाल और कुआं मंडल के पुरुष इसमें फॉर्म भर रहे हैं, उत्तराखंड के अगर कोई पार्ट कर रहे हैं इसमें, कुमाऊं गढ़वाल और अनुसूचित जाति वाले उनके लिए हाइट 160 है, 160 सेंटीमीटर है ना, याद रखें इस बात को, तो उनको हाइट के लिए छूट है। अधीक्षक कारागार जो आपका जेल सुप्रीडेंट होता है उसके लिए क्या है कि ऊंचाई ज़्यादा मांगी गई है, उसमें ये है कि 168 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, लेकिन अगर वो कुमाऊं और गढ़वाल संभाग के हैं तो उस दशा में उनके लिए छूट चाहिए 163 सेंटीमीटर छूट है उनको। और सीने का घेरा भी वही है, लेकिन हाँ आई दृष्टि क्या है, विद गॉगल 6x6 होनी चाहिए, है ना, 6x6 आपकी आई दृष्टि हो। और आबकारी निरीक्षक है जो आबकारी की पोस्ट आ रही है उसके लिए पुरुष अभ्यर्थी की हाइट 167 है और महिला अभ्यर्थी एससी और एसटी के लिए 147, बाकी महिलाओं के लिए 152। डिप्टी जेलर के लिए भी 168 है ना, वही सेम प्रोसेस, महिला के लिए 152 तो है ना। और आयु सीमा आपके लिए लिखी हुई है कि 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 को, यानी कि 1 जुलाई 2024 को आप 21 वर्ष पूरे हो और 40 वर्ष से अधिक के नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 84 से पहले ना हुआ हो और 1 जुलाई 2003 के बाद ना हुआ हो। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा कितनी है 55 वर्ष है। बाकी आयु में छूट है जो यूपी के एससी, यूपी के एसटी, यूपी के ओबीसी, यूपी में विशेष खेल हो, उत्तर प्रदेश
राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक कर्मचारी, जो भी कर्मचारी हैं, उन सब के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी। उत्तर प्रदेश में आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्प कमीशन प्राप्त के लिए, भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 वर्ष की बराबर की छूट अन्य है ना। और अब पैटर्न आप जानते हैं, प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू के संबंध में पूरी जानकारी है, वो आप पूरा विज्ञापन पढ़ लीजिए। इसमें कुछ ऐसी कोई विशेष बात नहीं है ना। लिखित परीक्षा आपको भेजना पड़ेगा, ये सब पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और कैसे कैसे मार्क्स है आपका ये जानते हैं। निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना। और मिनिमम मुख्य परीक्षा वगैरह में जो भी मार्क्स हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे रहेंगे। और ये सिलेबस पूरा आप जरूर एक बार पढ़ें, क्योंकि सिलेबस से ही आप बहुत कुछ कर पाते हैं, है ना। सिलेबस भी साफ दिया गया है। और 54 जिलों में आपकी एग्ज़ाम, जो डिस्ट्रिक्ट में, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे पीटी, वो भी आपके सामने इन्होंने दे रखे हैं, कहाँ कहाँ आपके एग्ज़ाम होने हैं और ये कौन से आप कैसे बनवाएंगे अपने सर्टिफिकेट, वो भी पूरा यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है। तो इसी फॉर्म में आपके सर्टिफिकेट बनने हैं, वो आप याद रखें इस बात को। और इसके अलावा जो अगर हम लोग देख लें ये सिलेबस की जो पूरी बात है, तो प्री परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार की, मुख्य परीक्षा परंपरागत, और इंटरव्यू आपका ये है ना। और ये बात रखिए सीसेट खाली क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें आपको मिनिमम 33% अंक लाना अनिवार्य है ना। और बाकी आप पूरी बातें हैं। और मेंस का जो सिलेबस है आपका वो साफ यहाँ पर देखो मेंशन है। सामान्य हिंदी आपका लिखित है सब 150, निबंध 150 अंक, जीएस फर्स्ट 200, जीएस सेकंड 200, जीएस थर्ड 200 अंक, जीएस फोर्थ 200 अंक, जीएस फिफ्थ 200 अंक और 200, है ना। तो इस तरह आपका ये पेपर है। और आपका इंटरव्यू जो है कुल 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 100 नंबर का है। विज्ञापन पूरा ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ना है ना, किस स्थिति में है। तो प्लीज़ आप अभी से निराश नहीं होइए। निश्चित रूप से पद को लेकर बड़ी निराशा है पूरे वातावरण में, लेकिन चूंकि पोस्ट 220 है अभी, तो होना स्वाभाविक सी बात है। और बहुत से लोगों के सपनों को झटका भी लगता है, लेकिन अभी से आप ये मत सोचें कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। आपके पद बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे, उतने बम्पर पद नहीं बढ़ेंगे जितनी उम्मीद हो रही थी, लेकिन फिर भी आपको जुटना है। और अब समय कम है, बहुत कम समय है, आप ये मान के चलिए। तो अपनी तारीख को धार दीजिए। और नेक्स्ट वीक से हम लोग एक टेस्ट सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, और उसकी प्रॉपर प्रक्रिया क्या मैं बता दूंगा कल परसों आपको वीडियो में। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जुड़िए, उसके लिए आप मैसेज करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।